online session today. I support this proposal wholeheartedly. I would request Professor Shamsundar Dipti from Amritsar to take over the session, and we will invite all our audience, all our friends who are on the YouTube and Facebook. Please share this online discussion. Please subscribe to the YouTube channel. Please like the Facebook page and join together to spread the vision of Netaji Subhas Chandra Bose. On behalf of the Birth Anniversary Celebration All India Committee, we have decided to extend this observation over the next year and continue our culture of the great martyr, of the great son of the soil, and work upon his thoughts and reach up his thoughts to all corners of the country. Professor Shamsundar ji, please. We are having a slight problem in the communication. Please bear with us. We are just on the verge of starting. There's been a problem in the internet communication. Please bear with us. We have been holding seminars, we have been holding interactions at state levels, at local levels. We continue the program now. नेताजी के 125वें वार्षिकी दिवस पर आज आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन। इससे पहले कि सारे प्रोग्राम को नियोजित तरीके से शुरू करें, पेश है नेताजी पर एक गीत। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है।
सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, तो शान हिंद आ गए। सुभाष जी तूफान हिंद लाएंगे, तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों की कौम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी गली गली कली कली ये अंदली है चली, गली गली कली कली ये अंदली है चली, गली गली कली कली ये आम हल की वारी दी। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी खुशी का दौर आ गया, खुशी का दौर आ गया, निषाद बन के छा गया। खुशी का दौर आ गया, निषाद बन के छा गया। वो एशिया का आफताब, वो एशिया में आ गया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी कितने चल रहे हैं शो आगे। मैं तो गाना गा के हट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गीत के बाद, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम की रूपरेखा आपके सामने रखूं, मैं चाहूंगा कि हम सभी मिलकर सुभाष चंद्र जी के संकल्प को लेकर बनाई गई एक शपथ जो है वो उसको हम ग्रहण करें। तो जो जहां भी है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए और वो शब्द मैं पढ़ता हूं और आप उसको अपने मन में ग्रहण कर सकते हैं। आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म वार्षिकी के शपथ पत्र आज 23 जनवरी 2022। आज 23 जनवरी 2022 की भारतीय आजादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वार्षिकी के समापन पर हम ब्रिटिश शासन के बंधन से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के उनके संघर्ष, साहस और समर्पण के सम्मान और गर्व के को याद कर रहे हैं। इस महान चरित्र के नाम पर हम संकल्प लेते हैं कि देश की जनता को थोपे गए सभी प्रकार के अन्याय, दमन, शोषण और भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष की विरासत को जारी रखेंगे। हम गंभीर चिंता के साथ देख रहे हैं कि देश में सामाजिक विषमता की खाई गहरी हो रही है। सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य अभी तक पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है, बल्कि हमें और भी संकुचित किया जा रहा है। वैज्ञानिक सोच पर हमला हो रहा है। महिलाओं पर अपराध बढ़ गए हैं। कठिन संघर्ष से हासिल लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में है। जाति, पंथ और धर्म के आधार पर लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के घृणित प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों व
नव जागरण की मनुष्यों के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। भारतीय आजादी आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देते हुए हम जातिवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराइयों से लड़ने की शपथ लेते हैं और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए सभी प्रकार के शोषण और अन्याय को समाप्त करने तथा शोषितों, उत्पीड़ितों के साथ खड़े होने का संकल्प लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस समापन कार्यक्रम को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। मैं पंजाब की धरती से आपसे बात करते हुए, इस आयोजन का हिस्सा बनते हुए खुशी और तसल्ली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करता हूं तो पंजाब की धरती से मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने ही क्रांतिकारियों से मिल रहा हूं, अपने पंजाब के क्रांतिकारियों से। वैसे तो किसी भी क्रांतिकारी का कोई इस तरह का स्थान के साथ बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, पर जब शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों की बात करती है तो उसी के साथ मैं लगता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ खड़ा हुआ हूँ। मतलब कि इस एक बात और भी है कि जो पंजाब की धरती पर जैसे सुभाष चंद्र बोस है उसी तरीके से याद किए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि पंजाब का कोई भी शहर ऐसा होगा जिसमें नेताजी की कोई मूर्ति स्थापित ना की गई हो। यहाँ तक कि बहुत सारे अपने राज्यों में, बहुत सारे शहरों में नेताजी के नाम पर मोहल्ले भी है, सुभाष चंद्र नगर, ऐसे देखने को मिलती है। एक बात ये है। उसके अलावा जो दूसरी बात जो पंजाब से मतलब कि के होते हुए मुझे है कि जो पंजाब की आपने जो नेताजी की INA थी, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, उसके हमारे पंजाब के बहुत सारे गांवों में उनके मेडल, उनके मतलब की निशान, उनके तमगे हमारे बहुत सारे घरों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो लोग थे वो पंजाब से थे। तो ये जो दो बातें हैं जो हमें मतलब कि इस सुभाष चंद्र बोस की ज्यादा नजदीक लेके आती है पंजाब के लोगों को। और बात जो मैं कहूँ कि जब जो शुरुआत में जो वो पंजाब अपने नेताजी का जो सबसे महान जो नारा है या वो उनका लक्ष्य था कि तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो खून से आजादी लेने वाली बात थी, पंजाब के लोग या उनका पूरा व्यक्तित्व है यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत व्यापक है। आज हम देख सकते हैं कि आज देश में नेताजी के नाम पर एक होलोग्राम है, वो उसको स्थापित किया गया है, जो कि बाद में मूर्ति में तब्दील किया जाएगा। इस बात को लेकर नेताजी की बेटी ने कल कहा था कि इससे बेहतर तो ये होता कि अगर हम नेताजी के विचारों और उनके मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनको अपनाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है उनकी मूर्ति स्थापित करने से। बिल्कुल सही बात है कि उनके जीवन में जो विचारधारा है उनका महत्व बहुत ज्यादा है। उनकी विचारधारा को और अधिक विस्तार में जानने के लिए आज हमारे पास 3 शीर्ष वक्ता है, वो हमारे पास यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनसे हम उनकी बात सुनेंगे। सबसे पहले हमसे बात करेंगे प्रोफेसर जवाहर वेसन, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर है कर्नाटका के, और वो बात करेंगे नेताजी के राष्ट्रवाद पर। दूसरे जो वक्ता रहेंगे वो है प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस JNU के। वो अपने बोस जी के विचारों पर बात करेंगे कि उनके मन में क्या था कि जब देश आजाद होगा तो वो कैसे उसकी योजना करेंगे, प्लानिंग कैसी होगी इंडिपेंडेंट इंडिया की, उस पर बात करेंगे। और तीसरे हमारे पास हैं डॉक्टर सुमित्रा बनर्जी, जो कि हमारी ये जो कमेटी है उसके वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, और वैसे वो एक विख्यात साइंटिस्ट है। वो बात करेंगे कि जो भारत जो नेताजी का समझौता रहित संकल्प पर बात करेंगे कि उन्होंने जब अपने जो बात रखी थी अपने आजाद भारत को सपना देखते हुए कि कैसा उनका भारत होगा, उन्होंने समझौता रहित
क्योंकि ये बात कही जाती है कि गांधी जी और नेहरू जी का जो अपने आप नेताजी का और गांधी जी का आपस में जो टकराव था या आपस में जो विरोध था विचारों का, वो ये था कि वो चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत समझौता करके अंग्रेजों से कुछ ले लें, जबकि सुभाष जी चाहते थे कि वो इनको समझौता रहित भी हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। इस पर बात करेंगे हमारे सुमित्रो बनर्जी। तो इससे पहले कि मैं पहले वक्ता को बुलाऊं, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी वक्ता जो हैं वो 15 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम समय को ताकि इस सेमिनार को अपने समय से समेट सके। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ अपने डॉक्टर जवाहर जो बात करेंगे नेताजी के राष्ट्रवाद पर, जो कि फार्मर वीसी है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत। Good evening. I would like to first thank the organizers for getting us together this evening on the 125th birth anniversary of the great son of this country, Netaji. And I also would like to thank the organizing committee and the president of this event, Dr. Shyam Sundar Preeti, DP, and Professor Soumitra Banerjee, co-speaker, and Professor Sachidanand Sinha, and the listeners on Facebook and YouTube. Thank you very much for joining us today. I think that this is a good opportunity for us to recollect the reminiscence of our honorable, beloved Netaji, and on his ideals, the ideals he stood for and he cherished, and the principles he stood for, and the values he cherished in his life, in his struggle throughout his life for liberating this country from foreign occupations. And I think that in the wake of the neo-nationalism and the so-called pseudo-nationalism is on the rise now in this nation, and which I feel it is a fake nationalism. At the outset, I would like to declare, but I think that the relevance of the thoughts and the ideals upheld by Honorable Netaji on nationalism, because Netaji and nationalism, patriotism are synonymous with each other. I think they are inseparable. If there is anything that we call nationalism in India, we cannot dissociate Netaji from it. And because the Netaji is the icon of nationalism and patriotism. So in that way, that I would like to take what he stood for and what is his ideals of nationalism, so that we can relate it to the contemporary times, how this nation is driven by the so-called pseudo-nationalists in this country. I think that we can learn much out of it. The way Netaji has been looked at by the critics or maybe the opponents is that he joined the Axis power composed of Italy, Germany, and Japan. And he joined that force, which was largely fascist in nature. And in that way, they critiqued Netaji's virtues and deeds and the principles on which he aligned with them, and questioned the nationalism he stood for. But one thing that we have to find out from his history and the events that happened in his life and the time in which he lived, and the compulsion he was facing at that time in liberating this country from this foreign occupation was so compelling that he had to align with the forces, but he never yielded his principles to those to whom he aligned with. Say, for instance, when he departed Germany,
towards Southeast Asia, to Japan and Singapore, Malaysia, Indonesia region to operate. And he declared very openly that the nationalism that upheld by Hitler and the Nazis, he rejected totally. He said that it is very much narrow, and it is not nationalism at all, and it is very much arrogant, and it did not democratize the society, and the democratic values were destroyed. So because of that, he said that he disliked or he rejected the nationalism fostered by Hitler or Mussolini, whoever he aligned with. Okay, that means that we have to see why then Netaji aligned with them. What is his principles on nationalism in the first place? So, for instance, when he talks about nationalism, we have to see politically, not socially, because he wanted a political liberation of this country from the foreign occupation, and he wanted to establish the nation and build the nation upon certain values. That is what matters more to us. And he propagated and he upheld the principles of liberation and removal of oppression and removal of social inequalities, economic inequalities. And then he was looking after the freedom of fostering the freedom of the people, freedom of expression, and empowerment of people and women. So if you look at all these ideals are simply nothing but social democracy. That means he wanted politically to liberate the country, which he called as a kind of a nationalism, and he wanted a feeling of nationalism among all constituent members of this country, so that he can align the members of this country, the citizens of this country, so that we can resist the foreign occupations. That was the idea behind it. That was the nationalism behind it. But using this nationalism, he wanted to liberate this country, but achieve social democracy, whatever I explained so far. That social democracy means a lot. Maybe the ideals he upheld was authoritarian, some kind of an authoritarian governance he wanted. And we could have seen, had he achieved it, we could have witnessed whether it was right or wrong. We cannot adjudge now whatever he upheld, the form of governance, the form of political establishment or constitutional establishment in the post-independent India he wished for, are time tested. We have to see whether he liberated the country and he is in the helm of affair to do it, whereas he died and halfway through in the struggle. So, but whereas the innate objectives, his innate objectives of the nationalism he claimed for is nothing but social democracy, restoration and the practice of social democracy through a kind of a political freedom. And that political freedom is what he stood for. Whereas if you compare his nationalism with his friend whom he associated with Hitler, and Hitler he rejected, the nationalism of Hitler, he tooth and nail he rejected. The Hitler's nationalism is nothing but it is not only simply political, it is racial, it is social. Hitler wanted to have a nationalism, a sense of a common good that he wanted to inculcate among the citizens of Germany, and he wanted to align or produce and create a citizenry, and that citizenry he wished to create a new society, and that new society he wanted to create with the will of his own power, and that's the nationalism he called for. That means Hitler's nationalism is building up the new society altogether, building up the new society altogether based on the aspirations and the will and the purpose of a Nazist, and that is what the nationalism Hitler stood for. And that nationalism, I feel, the history has proved wrong. And in that nationalism, there was no liberation, there was no human right, there was no
personal aspirations, personal freedom. The individual freedom was completely, suppressed, and the freedom of expression was not there. So that is not the kind of nationalism our Netaji stood for. That's why he opposed Hitler's nationalism. Hitler, if you look at what he was doing in the name of nationalism, is that he wanted to have a nationalism where through the act of social learning and habit forming, social level, whoever talks about nationalism in the vein of what Hitler was doing or Mussolini was propagating those days, was that first they wanted to create a society per the aspirations and wishes of the rulers, and per the definition of the so-called nationalism that they created. And that nationalism was inculcated using fascism, was practiced, was imposed on people using fascism. And there was a kind of a social learning that they wanted the citizens to practice in life. And that is called social learning. The social learning that they propagated is the purity in racism and the identity and certain other practices and the beliefs and values that they wanted to inculcate, where the ideals behind which they organized the people, that organizing is called social learning. They wanted the people to learn on those new kind of the nationalism, that national socialism that Hitler wanted to inculcate. So what happened then, that has to be practiced as the day-to-day, on day-to-day basis, as a day-to-day action. So in that way, Hitler wanted to make it practice through habit, he wanted to habituate it. So in that way, it becomes a personal habit of all citizens, whether they like or dislike. So this is the problem. This is the problem of the nationalism which failed Hitler, and which failed Hitler in his own country before his own people. And that is the nationalism that what our Netaji opposed. And now we have to see in these days, in contemporary time, we could notice the right-wing ideologues and the other dominant social groups or the dominant powers in this country nowadays are talking about nationalism. And to them, if you look at that nationalism with the Hitler's nationalism, I don't see any difference. They are trying to inculcate that nationalism through social learning. And the same strategy what Hitler followed, social learning through different, propagandas, the social media, the mainstream media, and all media are now under fascist approach, were suppressed. They cannot claim, they cannot criticize, they cannot express freely what they think. And it is dumbfolded and blindfolded in all respect the whole nation. This is the situation now. So in this case, that kind of the social learning through which these citizens of this country are fostered, are forced to learn what the kind of the nationalism these so-called nationalists nowadays are trying to propagate. And what is the difference between this nationalism and Hitler's nationalism? And they wanted to make it as a habit. And that is, one nation, one country, one language, one culture, one identity, and the suppression and elimination of diversity and diverse cultures, diverse value systems are now eliminated, or in the process of elimination. And the same kind of a nationalism was upheld and fostered by Hitler and Mussolini. And so this is, I think that the nationalism fostered by our Netaji has more relevance and relativity these days to fight against the pseudo neo-nationalism proposed and propagated and forced by in current times by the powers and the Western groups. So in that way, what I would like to call upon this nation is to remember and go through and learn the reminiscence of our Netaji, the great leader, the great inspiration of this country,
which harmonized the feeling of the whole nation, whether people followed there or not. And in his time, the whole people were with them, their hearts were with them, even though physically they were not able to follow him, because the strategy he adopted and the pursuits he endeavored all were practically difficult for the people to follow because he was away physically from the country. But the people's heart were still there at that time, even today. The inspiration of the great Netaji. And that is the nation. That is the nation we should be looking for. And this is the kind of, the nation that he envisioned is not the nation that Hitler wanted to have. Is not the nation that these days right-wing ideologues are trying to create now. And that nation he wanted to create, empower the people. And he wanted to empower the people to eliminate the social inequalities and to liberate the people from the oppressions and foreign occupations, the social oppressions and foreign occupations. These are his ideals. And this is purely a social democracy he was looking for. But the political structure through which he wanted to inculcate and achieve this purpose was a different course, whereas he was not able to achieve because he didn't live to see it. So in that way that Netaji is a great lesson and relevant today more than the time when he lived. So in that way, Netaji should be remembered. Because the nation to me is nothing but a notion. It is the notion, the collective notion of all walks of life. It is the collective notion of all social units, all members of the society. That is the kind of a nation. Because nation is not just only the land that we live, and it is nothing to do with the geography. Because we call India as a nation today. In future, we do not know. Sometimes this India may want to, split into different nations, like Soviet Russia split into different nations after 8 years of its Soviet Union. So in that way, the geographical boundary is not the nation. It is the sense of belonging. It is the sense of feeling. It is the longing to belong to the values, the culture, the society that we are pridefully taking part is the definition of the nation. If any indignant social unit or a member of the society is prevented from exercising his freedom to be a part of the society, then he will not like that nation. And he may want to split from it. By force, by constitution, you cannot make a nation. By army, by police, or by political powers, you cannot make nations. By only with the will and the collective will of the people, you can make nations. And that collective will of the nation will happen only by preserving the diverse value systems, culture, language, and the traditions and the knowledge systems that people have generated for the past several centuries. And that is the nation. That's why I call nation is a notion. This is what I think from what I believed and read through the history of Netaji, this is what I believe that he stood for. And he stood for a collective wisdom and the collective identity of the nation. And by preserving the diversity, by enabling the people to exercise their freedom, by empowering them, this is what the kind of the nation he wished for. Whereas now, after 72 years of independence, this nation is heading towards a dangerous, disastrous, critical, crucial time in its life. That means that we need Netaji more than ever before to make this country intact. And he is a great source of inspiration that we all should take lesson from. Not only we, especially those who perpetrate the so-called pseudo and the neo-nationalism these days with the hidden agenda, with the single point agenda, should learn from Netaji instead of using him for their political advantage. They all should learn from Netaji
to preserve this sovereignty of this country, to make this country India as one nation ahead for several thousand years. Otherwise, this country will be heading for a social war before it splits. That is why I feel that Netaji and his philosophy, his principles on nationalism, on which he stood for throughout his struggle, should be remembered, should be practiced, should be recollected and propagated throughout this country. And I think that this nation building is nothing but empowering and preserving the values and beliefs and culture and the traditions and the knowledge system of all different walks of life in this country. I think that with this lesson, I would like my fellow citizens and in this country to adhere to the principles of Netaji that he stood for in his life and his struggle. And we have to follow him and we have to take him ahead because he is now needed for this country more than ever before. With this single note, with the given time, I would like to thank the organizers and fellow citizens for listening me, and I'm open to questions and discussions after this. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जवाहर नेशन। आपने बड़ा सही कहा कि नेशन इज ए नोशन, यानी कि एक धारणा है, हमारी कलेक्टिव विजडम, हमने सभी लोगों ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है और किस तरह से हम इस देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेताजी का जो सोशल डेमोक्रेसी का जो सपना था और कैसे उन्होंने मुसोलिनी और चाहे हिटलर से मिलकर देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, जो वो उनकी आज़ादी का सपना था, वो उनके विचारों से अलग था, हिटलर से अलग था। आपने बड़ी अच्छी तरह से इस बात को समझाने की कोशिश की और हम चाहेंगे कि जो आपने बात कही कि इस धारणा से कि हमें एक धारणा के साथ जो हमें जोड़ती है सभी को, वो धारणा को अपनाना चाहिए जिसको कलेक्टिव विजडम की बात कहते हैं हम, उसके लिए। अब मैं आज के दूसरे वक्ता जो है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सोशल साइंसेस के, वो अपनी बात रखेंगे और वो उनका विषय है कि उनकी नेताजी की क्या प्लानिंग थी, कैसी उन्होंने योजना बनाई थी कि कैसा वो भारत, आज़ाद भारत कैसा देखना चाहते हैं। तो मैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बात आपके साथ रखें। सच्चिदानंद सिन्हा जी। श्याम सुंदर जी और हमारे दूसरे वक्तागण जवाहर नेशन जी और प्रोफेसर बैनर्जी, मुझे ये कहा गया है कि मैं नेताजी के विचार खास करके नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के संदर्भ में जो उन्होंने नेशनल प्लानिंग पे अपने विचार रखे हैं और किस तरह से उन्हें हम एक हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन बना उसका हम जन्मदाता कह सकते हैं, और वो थे भी। और तमाम सारे जो ऐसे मुद्दे जिसके बारे में अभी प्रोफेसर नेशन ने भी बताने की कोशिश की, सोशल डेमोक्रेसी की, और उस प्रक्रिया में योजनाबद्ध तरीके से कैसे देश को पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन में हम उनको किस तरह से फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह से फिर से खड़ा कर सकते हैं, ये उनके नेताजी के चिंता का जो संदर्भ है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक दो बातें हमें जो आज के खास करके तत्कालीन समाज में और परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना नेशनलिज्म का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
उतना ही शायद यह सवाल भी बहुत जरूरी है और हमारे दिमागों में कौंधता है कि ऐसा क्या हुआ कि काफी साल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला अपने देश में बंद किया और उसको नीति आयोग के हाथों दे दिया। नाम बदला, काम भी बदला, और नाम और काम तब बदलता है जबकि मंशाएं भी बदल जाती हैं। और वो मंशा जो है एक ऐसे अधिनायक वादी तंत्र का है जो हम पिछले कुछ सालों से जिसे हम महसूस कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, वो तमाम सारी चीजें जिनका आई थिंक देयर इज सम डिस्टर्बेंस दैट इज हैपनिंग। तमाम सारे मुद्दों पे जो निशान साहब ने बात की, निशम साहब ने बात की, तो वो जो मंशा है वो शायद कहीं ना कहीं ये एक जो, और ये कोई आज की मंशा नहीं है, जिसे मैंने एक अपने आलेख में कहा, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि करनी और कथनी में जो एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हमने हमेशा फासिस्टों के बीच देखा है। चाहे वो कभी इमोशनली उद्वेलित करते हों और समूहों को अपने साथ ले जाते हों, या कभी एक फॉल्स क्लेम के सहारे उनको हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। योजनाओं का जो एक अपना सरोकार है, जब हम नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में योजनाबद्ध तरीके से हम किसी कार्यक्रम को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, उसके बहुत सारे लेयर्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, और उन तमाम सारी चिंताओं पे जो नेताजी ने अपने सोच को रखा 1937 में, 1938 में, जब उन्होंने उस कमेटी का गठन किया और उसके सदारत की, पहली मीटिंग की। हालांकि वो कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के सदारत में कायम की गई, उसमें बहुत सारे अन्य लोग भी थे। और 1942 में जर्मनी के एक अखबार में या किसी मैगजीन में उनका एक आलेख भी है जो पुनः उन सारे मुद्दों को एक बार एक नए तरीके से लाने की कोशिश करता है, जहां पे वो फिर से एक बार कहते हैं कि उनकी सदारत में जब वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो उन्होंने एक आयोजन किया था एक कमेटी का। उस कमेटी ने बहुत गहराई से हर तथ्यों को जांचा है, और परखा है, और उनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो उपलब्ध हैं, और ये देश के निर्माण में, पुनः निर्माण में, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में इसका काफी योगदान होगा। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो खास करके उन पंचवर्षीय योजनाओं में, अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं में, लेकिन जो कांग्रेस के कई सभाओं में जो विचार अन्य लोगों के साथ नेताजी के भी जो हैं, और नेताजी ने उसको बहुत ही लिबरल तरीके से कोट भी किया है अपने भाषण में, कि उस नए देश का, उस नेशन का, वो जो स्वतंत्र भारत होगा उसके बारे में उनकी सोच क्या है। तो 3 बातों को हम बहुत तेजी से, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है, देखने की कोशिश करेंगे। 1-2 बातें और मैं कहना चाहूंगा इसके पहले कि मैं विस्तार से इन सारी चीजों पे आऊं। कितना विस्तार हो पाएगा समय के कमी की वजह से शायद उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मुद्दा जो उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से रखने की कोशिश की है, और वो उनका जो फेथ है डेमोक्रेसी में, फ्रीडम में, और उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर में,
उसको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाता है। और वो अपील करते हैं अपने अभिभाषण में कि जिस समाज की हम और जिस दुनिया में और जिस तरह का जो ग्लोबल परिदृश्य है वो कॉलोनियल परिदृश्य है, और जिस तरह से उसमें असमानताएं फैली हुई हैं, और इस असमानता के पीछे जो एक कॉलोनियल कैपिटलिस्ट गठबंधन है वो कैसे काम कर रहा है, और उसमें हालांकि वही जो मैंने कहा ना कि जो एक द्वंद्व है, अंतर्द्वंद तो नहीं लेकिन एक विरोधाभास है कि एक तरफ तो हम ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं जो कि कॉलोनीज में वो विधान कर रहा है जो अपने देश में डेमोक्रेसी की बात करता है। तो कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज दुनिया के सामने रखते हैं, और वो चैलेंज शेयर भी कर रहे हैं अपने भाषण में 1937 में जब वो कह रहे हैं। और उस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है जिससे कि हम ये समझ पाएं कि क्या वाकई नेताजी ने एक अथॉरिटेरियनिज्म की बात कभी की होगी। मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं इतनी गहराई से नेताजी को जब तक मैं ना पढ़ूं मैं किसी दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, जितना भी सीमित मेरा ज्ञान है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही गहरी सोच वाले डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक थिंकर थे। और उस आधार पे मैं एक छोटा सा कोट करूंगा, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा उनका, जिसमें कि वो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दुनिया तो बदलेगी क्योंकि कोई निजाम कभी रहा नहीं पूरी तरह से, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर हो, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे वो किसी का भी शासन रहा हो, वो कुछ काल तक, कुछ समय तक चलता है, और वो हमेशा के लिए, बदलाव जो है वो शाश्वत है और बदलाव होगा। और जिस बदलाव की दिशा की तरफ उनका ध्यान है वो कहीं ना कहीं उनके इस मत में है और उनके इस प्रक्रिया में है जिसको वो नेशनल प्लानिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ हम हिंदुस्तान के लोग जब आजाद होंगे तो हम अपने भविष्य की तो चिंता है हमें, और उसमें हम अग्रसर होंगे, लेकिन वो ब्रिटेन के नागरिकों को भी एक आह्वान करते हैं कि जब तक ब्रिटेन का हर एक इंसान अपने आप को फ्री महसूस नहीं करेगा, तब तक ये जो सपना है दुनिया का, और ये जो विधान हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो बात कर रहे हैं, और जिसमें वो फिर आह्वान करते हैं कि क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है कभी खड़ा होगा उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि वो देखते थे कि ब्रिटेन में भी बहुत असमानताएं हैं, और इन असमानताओं के पीछे जो मुख्य कारण है वो जो ट्रेडिशनल जो प्रॉपर्टीड क्लासेस हैं, जो फ्यूडल क्लासेस, जो अभी इंडस्ट्रियल कैपिटल के ऊपर जिनका बहुत बड़ा कंट्रोल है, यानी कि कैपिटल, वो जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका जो है अभी तक किसी तरह से बहुत व्यापक रूप से, या इसको कहें कि एक सिग्निफिकेंट रूप से वो उसका डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या ब्रिटेन के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो जब तक फ्री नहीं अपने आप को महसूस करेंगे, तब तक ब्रिटेन भी कभी उनके उन सपनों को उन सपनों को साकार नहीं कर सकता है। और इसका जो कनेक्शन है, वो उसका जो इम्प्लीकेशन है हमारे देश के संदर्भ में भी बिल्कुल सही तरीके से लागू होता है, क्योंकि वही से संदर्भ की तरफ वो ले जा रहे होते हैं। अब मैं उनके प्रमुख मुद्दों पे आता हूं, जो एक छोटी सी बात जिसके बारे में मैंने कहा था, उसको मैं टोटलिटेरियनिज्म के बारे में या अथॉरिटेरियन ढांचे के बारे में, वो कहीं पे कहते हैं कि, और उसका
उसका फिर संपादन जो है वो आगे करते हैं। जब वो म्युनिसिपल सोशलिज्म की बात करते हैं, मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक में वो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लियर है जबकि वो कहते हैं कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन और सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो तभी होगा जबकि वो लीडर्स, खास करके उनका संदर्भ उस समय कांग्रेस से है, जहां पे वो इस बात का खंडन करते हैं कि तमाम सारे लोग जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस जैसे संगठन को खत्म कर देना चाहिए और एक नए तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत होनी चाहिए, तो उसका वो खंडन करते हैं, पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। बाद में भी 42 में भी उसके बारे में बोलते हैं और उसी के साथ साथ वो टोटलिटेरियनिज्म के बात के खिलाफ भी बोलते हैं और कहते हैं सोवियत रशिया के बारे में, सोवियत यूनियन के बारे में, जिससे वो काफी प्रभावित थे और प्रभावित होना भी जरूरी है क्योंकि एक बहुत ही छोटे समय में लेनिन और उनकी क्रांति और उसके साथ जो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए समाज में, उसका काफी व्यापक असर रहा लोगों के जिंदगी में, वहां के बासिंदों की जिंदगी में। तो उस ख्याल से मेरे ख्याल से उनका रुझान अगर सोवियत यूनियन की तरफ था तो गलत नहीं था, और वो अपने आलेखों में और अपने चिंताओं में बहुत जगह इसका जिक्र करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो इसके बारे में भी बहुत सजग हैं कि वन पार्टी डेमोक्रेसी, वन पार्टी जो कोई व्यवस्था होगी वो अंतोगत्वा जो है वो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ेगी। और वो बहुत ही कैटेगोरिकली फिर से कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग जो है ना ऊपर से न थोपे जाएं लेकिन लोगों के बीच से आए। अब ये जो संदर्भ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संदर्भ है जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद भी करूंगा, बस आपके जहन में ये बात रहे तो मेरे ख्याल से हम इस पर वापस आ सकते हैं। प्लानिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके आधार पर एक सुनियोजित तरीके से बहस हुई, वो जो कॉन्टेक्स्ट था 1937 का, उसमें आपको मालूम है कि 1935 में इलेक्शन हुए थे, कुछ जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी, कहीं पे मिली जुली सरकार थी, कहीं पे कुछ और की सरकार थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें समझना पड़ेगा वो ये है कि उस समय और इवन एट द टाइम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे ख्याल से करीबन 580 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे राजवाड़े, जमींदारों के एक इंडिपेंडेंट सा जो ब्रिटिश पावर को एक्सेप्ट किया हुआ जो एक कुनबा था, वो भी छोटा बड़ा पूरे देश में एक छोटे से आप कह सकते हैं भूभाग में, दुनिया के भूभाग में 580, और उसके साथ डायरेक्टली कंट्रोल्ड स्टेट्स भी थे। तो ये जो चैलेंज था उसको मद्देनजर रखते हुए जो चिंताएं थी वो उसके समाधान के प्रति सजग होते हुए वो नेशनल कमीशन की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, और इसकी सोच के पीछे वो जाते हैं कि और उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसके तरफ वो कहते हैं कि भाई ये इनके दो प्रमुख कदम होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, जो होने चाहिए एक जो कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए, जो कि इमीडिएटली जिस पे चिंता करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी चिंता है, जिसमें उन्होंने 3 बातों का ख्याल रखा, और वो था कि सेल्फ सैक्रिफाइस की जरूरत है। सैक्रिफाइस का यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई? वो इसलिए आया क्योंकि जब हम नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं, और मेरे ख्याल से नेताजी भी जानते थे उस समय बहुत अच्छी तरह से, कि अभी बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, बहुत सारे राजवाड़े थे। अगर हमें देश को इकट्ठा एक नेशनल यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म बनाना है तो उसके लिए सैक्रिफाइस की जरूरत है। बड़ों को ही और अमीरों को ही सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, जमींदारों को भी सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइस देने के लिए मेरे ख्याल से हर नागरिक को तैयार रहना पड़ेगा। और ये स्पिरिट ऑफ जिसके नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, वो जो स्पिरिट था कि आप उस आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे एक एकीकृत, एक यूनिफाइड इंडिया के आइडिया को आप कैसे जी सकेंगे, और वो मेरे ख्याल से
बिना सेक्रीफाइस के शायद पॉसिबल नहीं था। उसी संदर्भ में वो यूनिटी की बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इतने 580 के भी ऊपर, और यूनिटी इसलिए भी क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा जहर जो है ना वो समाज में मिश्रित होने लगा था, खास करके 2019 के बाद, और वो था हिंदू मुस्लिम, जो एक परंपरागत तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस भूभाग में, दुनिया के इस भूभाग में, और मेरे ख्याल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्रेडिशनली एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट रहा है जिसने दुनिया को ये बताया है अपने हिस्ट्री के द्वारा कि हम चाहे जो भी हों, जैसे भी हों, इकट्ठा रह सकते हैं। एक ही गांव में हम अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ नेताजी ने इस तरह के जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स था उसको उन्होंने समझने की कोशिश की, और इसलिए उन्होंने माइनॉरिटीज पे काफी कुछ बताने की भी कोशिश की है। लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी का कंसिडरेशन वहां नहीं था, जो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन था, जो कि आज का भी विषय है। माइनॉरिटी के अलावा जातीय समीकरण है, जो जातिगत जो भेदभाव है उसको भी उन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से समझने की कोशिश की, और कहा कि इसके लिए एक साइंटिफिक रैशनल थिंकिंग की जरूरत है, जिसके प्रति, और जिसका जो है वो क्या कहते हैं, संपादन तभी हो सकता है जब नेशनल प्लानिंग बोर्ड इन तमाम सारी चिंताओं पे बातचीत करे। और तीसरा जो था वो था रीजनल ऑटोनॉमी, या जिसको कह सकते हैं फेडरलिज्म। लेकिन उस समय शायद फेडरलिज्म को की जो बात है उतने क्लियर तरीके से इमर्ज करके नहीं आती है, लेकिन फिर वो स्पिरिट दिखता है। वो कहते हैं कि ये देश जो है वो प्रोविंशियल और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के गठजोड़ से ही पॉसिबल है, क्योंकि देश में विविधताएं काफी हैं। एक भाषा एक राज्य वाली बात नहीं चल सकती, क्योंकि हिंदुस्तान वैसा कभी था ही नहीं, और ना ही एक पहनावा हो सकता है, नहीं एक खान पान हो सकता है। एक तरह की चीजें हम जरूर बना सकते हैं और बेच सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके इंडस्ट्रियल जो फिलॉसफी है ऑफ इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में भी ये बात काफी अच्छी तरह से देखने को मिलता है। वो उनकी चिंता जो खास करके है वो ये है कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, 80-90% लोग इलिटरेट हैं, 90% से उस समय ज्यादा थे। डिजीज या न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी कमी है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, और ये तमाम सारी चीजें के लिए दोषी तो हम सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का दादा भाई नौरोजी की तरह समय से लेके और उसके बाद तक काफी सारे आलेख हैं, काफी सारे रिसर्च हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि $43 ट्रिलियन के लगभग का लूट हमारे देश से हुआ उन 1.5-2 साल में, जब यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के हम कॉलोनी थे। तो इन तमाम सारी चीजों को जब उन्होंने देखा तो कहा कि इन सब सारे जो जटिल समस्याएं हैं, पॉवर्टी कोई एक मुद्दा नहीं है, एक तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है, उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके स्ट्रक्चरल और सोशल और कल्चरल भी एलिमेंट्स हैं। इलिटरेसी में भी कल्चरल और सोशल इश्यूज हैं, एक ट्रेडिशन का भी हिस्सा है। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों को हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जबकि हम साइंटिफिक तरीके से इस पे सोच ना रखें, अपने बातों को ना रखें। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि हम आह्वान किया देश को, लोगों को, और उन्होंने बताया कि भाई, हालांकि देखिए वो बिल्कुल सतर्क हैं इस बात को। देखिए वो कब बात कर रहे हैं, 1937 में बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि जितना हम पैदा नहीं कर सकते उससे ज्यादा हाथ हो जाते हैं। ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ये नहीं है, लेकिन जिस तरह के संसाधन हम क्रिएट कर रहे हैं और पैदा कर रहे हैं और जो उपजा रहे हैं या जो वितरित कर रहे हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है। तो तब तक हमको शायद कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा
कि पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ओवर पॉपुलेटेड हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक नीतिगत तरीके से और न्यायबद्ध तरीके से, क्योंकि इस बात को जाने प्लानिंग कमीशन की जो पूरी की पूरी संरचना है और जो उनका जो सोच है उसमें उन्होंने बहुत साफ किया, जो बाद में मेरे ख्याल से ये इकोनॉमिक्स में और फिलॉसफी में इस पे डिबेट होना शुरू होता है। अगर मैं थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ जाता हूं तो मुझे लगता है कि ये राइट बेस्ड और जो जस्ट बेस्ड की जो बात है, अनफेयरनेस की जो बात है, ये 1937 में अभी तक कहीं किसी डिस्कोर्स में आया नहीं था। अगर एक दो जगह हुआ हो कहीं इसका जिक्र तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है तो ये राइट बेस्ड अप्रोच नहीं था। नीति और न्याय, इनका जो मिश्रण जो नेताजी लाते हैं और वो साइंटिफिक टेम्पर से लाने, साइंटिफिक तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स भी अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। एग्रीकल्चर ठीक है, हम उसको कोऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाएंगे हम सभी उन वर्गों का, क्योंकि रातों रात तो बदलाव हो नहीं सकता। 80% से ज्यादा लोग जो हैं किसानी कर रहे हैं या जमीन पे या उससे मिले जुले कारोबार में लगे हैं, तो सबों को एक फ्रीडम देना पड़ेगा। और इसलिए ये जरूरी था कि एग्रीकल्चर के साथ ही साथ और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो तमाम सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर भी सोच हो, क्रेडिट पे बात हो, इरिगेशन पे बात हो। और जब इरिगेशन की बात कर रहे होते हैं तो बहुत ही सुंदर बात वो कह रहे हैं, हालांकि बहुत बहुत विस्तार से उन्होंने शायद यहाँ नहीं कहा है जो जिसको मैंने पढ़ा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि रिवर वैलीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, रिवर वैलीज की स्टडी जिसपे हम बाद में हम करीबन 80 के दशक में, लगभग इतने सालों के बाद हम उस पर चर्चा करते हैं। 50 साल पहले उन्होंने सोच रखा था कि वाटर वेल्थ को स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने इस पे काम करना भी उसी इंस्पिरेशन से करना शुरू किया, क्योंकि वाटर का एक प्रॉब्लम था हमारे देश में, कभी सूखा है तो कभी बाढ़ है। तो इसलिए उन्होंने सेक्टोरल इंटरकनेक्शंस की बात की और वहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करने की कोशिश की। और इसमें बहुत ही प्रखर तरीके से वो बात कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और वो स्टेट के ही नेतृत्व में होगा। और इसके बगैर वो कहते हैं कि दिस इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर द ओनरशिप ऑफ द स्टेट इज इंडिस्पेंसिबल। उन हालातों में, हालांकि 7 साल बाद 1944 में आप देखते हैं कि बॉम्बे प्लान भी आता है, जिसमें कि जो लोकल हमारे देश के जो पूंजीपति होते हैं, जिनके पास संसाधन होता है निवेश का, वो भी एक प्लान रखते हैं जिसमें बिरला और टाटा और तमाम सारे के लोग होते हैं। और तो एक होता है, एक कंट्रोवर्सी होती है कि क्या बुलक कार्ट इकोनॉमी चाहिए या वो चरखा इकोनॉमी का भी विवाद चलता है। जी, Please conclude. I will just conclude. I will take some time. Give me 5 more minutes. I have taken just about 15 minutes, but anyway, give me just 5 more minutes. तो उसके संदर्भ में वो प्लानिंग कमीशन के इस संदर्भ में वो कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन को बहुत ही सजग तरीके से ये बात करनी पड़ेगी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज का क्या सम्मिश्रण होगा, उनके क्या रोल होंगे। और वो सजग थे कि भाई लार्ज इंडस्ट्रीज से शायद रोजगार भी कम हो सकती हैं, रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि प्लानिंग कमीशन जो भी होगा उसको उसके इविल्स को भी समझना पड़ेगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन से किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
अंत में मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग अपनी चिंता नहीं रखते हों, जो इस संदर्भ में इन्होंने भी रखने की कोशिश की नेताजी ने, और वो था ब्यूरोक्रेसी पे। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि प्लान तो आप बनाएंगे और संसाधन भी आप कहीं से ले आएंगे, आप उनको नियोजित करेंगे कहीं, तो नियोजन करने की जो जिम्मेदारी है वो कैसे होगा। और इसलिए वहां पे उनकी चिंता है। 1942 वाले आर्टिकल में वो थोड़ा सा पोजीशन उनका बदलता है, लेकिन 1938 वाले अपने भाषण में वो बहुत ही क्लियर तरीके से कहते हैं कि हमको एक नए तरह के ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी, जो समाजवादी ढंग से, जो समानतावादी ढंग से सोचे, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम और एजेंसीज जो हम क्रिएट करेंगे नए भारत में, उनके पुनर्निर्माण में वो सकारात्मक तरीके से अपना सहयोग दे सकेंगे। यानी कि कहीं उनके मन में ये शक था कि क्या जो अभी की जो ब्यूरोक्रेसी है, हालांकि उस समय तक ब्यूरोक्रेसी में काफी सारे इंडियन ऑफिसर्स भी आ गए थे, शीर्ष पे अंग्रेजी ऑफिसर्स ही थे, लेकिन अगर हम उनको नए भारत में ले आते हैं तो उसका क्या असर होगा, ये उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि हम कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी सोचें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अंत में कंक्लूड करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने उनके प्लानिंग का जो पूरा संदर्भ था वो फेडरल था, वो रिडिस्ट्रीब्यूटिव था, और उन्होंने सोचा कि एक नियोजन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले इस देश में, जो न्याय संगत हो और जो हर वर्ग के लिए, और उसी संदर्भ में वो बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जिसको मैंने म्युनिसिपल सोशलिज्म नाम के उनके अभिभाषण में भी है, और जहाँ पे वो कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वही है क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी, वहीं से नागरिक जो है वो डेमोक्रेटिक कल्चर में उनका जन्म होता है और वो बढ़ते हैं। तो प्लानिंग और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन या सोशल रिकंस्ट्रक्शन और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में सिटीजन की जो भूमिका है, उसके लिए जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसमें विश्वास दिलाते हुए जो उन्होंने बात की है, इन तमाम सारे बातों पे मेरे ख्याल से गौर करने की जरूरत है, उन पे चिंता करने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ माफ कीजिएगा श्याम सुंदर जी अगर मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, सुनने वालों का और आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सच्चिदानंद जी। आपने बहुत अच्छी तरह से जो प्लानिंग कमीशन से लेकर नीति आयोग तक जो बदलाव, शब्दों में बदलाव है और उसके बाद जो उनकी मंशा में बदलाव है, उसको भी आपने उभारने की कोशिश की है। और जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी बात कि चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, वैज्ञानिक चेतना है, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, जिसको हमने अपने संविधान में भी दर्ज किया है, उसको भी पेश करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस सेमिनार के अगले वक्ता, जो हमारे इस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, सुमित्रा बनर्जी, जो कि एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। गैर समझौतावादी संकल्प जो उन्होंने नेताजी का था, थैंक यू। उन्होंने संपूर्ण आजादी की बात कही, ना कि कोई डोमिनियन स्टेट या समझौतावादी आधी अधूरी आजादी की बात उन्होंने नहीं की। I will very briefly try to discuss my vision of why we should organize programs like this. Actually, programs like this, where we try to remember important personalities of the past, become meaningless unless we try to learn something from that. Unless we learn something and intend to apply that in our lives. And in the present society, this is what is missing.
you will see a lot of programs happening with a lot of grandeur, but one thing is missing: understanding the character, understanding the life, and trying to learn from it to apply in our own lives. This I find is missing. And this is not only missing in this program today. In fact, whenever somebody is trying to build a character, somebody is trying to learn from the past, it is necessary to have somebody to follow, a hero. It is necessary to have somebody like a model. In the initial formative years in one's life, one follows him or her, thereby develops some traits in character which becomes later the asset of that person, and then he or she can go ahead. So having a role model, having a hero is very important in one's life. And you will notice that it is this which is being confused completely in today's society. In place of the heroes like Netaji Subhas Chandra, in place of heroes of the yesteryears who really played important role in the formative stage of this country, in the emancipation of this country, in freedom movement of the country, we are seeing that different people who do not represent ideologies, who do not represent struggling life, they are being posed, presented before the young generation as the heroes. And this is a dangerous thing. So I would request the younger generation to see Netaji as a role model, as a hero. Now, when we consider Netaji as a role model, you might ask, he lived at a time which was different. It was a colonized country. So today we are no longer colonized. In those days, we did not have freedom. Now you might say that we do have freedom. So in what way can we follow Netaji? I would ask. In those days, there were injustice. Do we or do we not have injustice today? We do. Only its form has changed. In those days, man was subjugated by man. Do not we have the same thing today? We do. But its form has changed. So whenever we see that injustice is there, whenever we see exploitation of man by man is there, whenever we see an unjust society, we have things to learn from characters like Netaji Subhas Chandra. And that is the whole purpose of having programs like this. We should learn from their lives. In this short time that I have for this presentation, I will only tell you what I have personally tried to learn from this great man. True, he lived at a time when India was subjugated by a foreign imperialist power. True, today we do not have the same foreign imperialist power subjugating us, but we are still subjugated in the sense that people do not have freedom to do everything that they want to do. In those times, it was necessary, therefore, to free India. But in the freedom, in the quest for freedom, in the struggle for freedom, you will see different paths followed by different people. And in the formative years, Netaji followed a single path. He wrote that whenever you see injustice, how did he build his character?
He said, whenever you see any injustice happening, any unjust thing happening, bravely go and protest. And whatever I have become, he said, by following this simple practice. Wherever I see any injustice, wherever I see any wrong happening, I have only gone ahead without thinking about the consequences and have protested. This is a very elementary lesson that I have learned from him. And I request the younger generation to learn. Today also we have injustice, today also we have suppression, today also we have oppression, and therefore it is necessary to boldly, bravely protest without thinking about the consequence. Secondly, in those times, in the quest for freedom, there were different paths followed by different people. And in the main, there were two major lines, I would say. One line followed a compromising path where they tried to win whatever, not initially freedom, whatever advantage they can get through the negotiations, through the talks, and sometimes non-cooperation movements. And the other side was those who tried to win freedom by force, the uncompromising trend, as it is called. So there were, in the main, two opposite poles in the Indian freedom movement. And Netaji was in the main with the uncompromising trend. But as you know, the uncompromising trend had different groups working, like the Jugantar group was there, like the Bengal volunteers was there, like the Anushulan Shamiti was there, and that way there were many groups working. In Punjab, the Gadar party was there. That way different groups were there. But Netaji realized that the way to win freedom is by involving the masses, is by launching mass movement. And the Congress was the forum for that. It was not a party at that time. It was sort of a platform. It was a platform in which people of different beliefs, different political ideas, they all came together with a single idea of making India free. But that was the platform behind which the people rallied. And in order to launch a people's movement, it was necessary to be in the Congress. So he was with the Congress. And his idea was to steer Congress in a direction that is a revolutionary direction. It was a very daring attempt. So he was with the Congress, but he was trying to change the course of the Congress into a path of a mass movement. In 1938, he became the Congress president at the Haripura Congress. And in the past, it has been found that those who became the president of the Congress, after becoming the president, their tone changed. There have been many people before him for which this happened. But for Netaji, it was found that after he became president, he tried to steer Congress in that direction. And he wanted to launch a mass movement. But in that time, it was almost the Second World War was approaching. A few years later, 3 years later, the Second World War would start. The Congress leadership, on the other hand, was trying to make a compromise with the British. While Netaji realized that this is the time to hit, because at this time, the British will be the weakest. So there was a completely different
ways in which people they saw it. The Congress leadership did not want to allow Subhas to have his way. So they wanted to remove him from the presidentship, and they did everything possible. Still, he was elected in the next Congress meeting. But then they created a complete deadlock. I'm not going into the details of that history. They created a complete deadlock, and he had to resign at some point. When he resigned, you notice that there were a lots of different parties, different groups, different factions working within the Congress, some in favor of Subhas, some against Subhas. And it is to be noticed that those who are observing his birthday today, many of these forces actually opposed him at this critical juncture, when he was trying to launch a movement encompassing the entire mass of the country, not just in a different pockets where the revolutionaries were active, but everywhere. He wanted to launch a movement. It was then that they betrayed. And it is they who are now observing his birthday. He then came out of the Congress. He didn't come out of the Congress on his own, but as the president, he had given a call to launch a mass movement, while the Congress's decision, Gandhiji's decision, was not to launch a movement at that time. Why? Because Gandhiji saw that the British is in danger, and therefore it is a time for him, he wanted to cooperate with the British. While Netaji realized that this is the time to hit the British. So he was actually suspended, and finally he had to quit the Congress. And then he went from pillar to post, trying to build a left unity in the country. But there also he failed. Here also he failed in the sense that he did not get the adequate support from those who call themselves leftists in the country today. Then, as you know, the war was starting, and he was arrested, and he was kept in jail. He realized that this is the time to make India free, because this is the time when the British is the weakest, but it is the time when he would be in jail throughout the period of the war. So he started a fast, and the British had to release him, and you know that he left the country in a very daring escape. He first sought help from the Soviet Union, but at that time, Soviet Union was facing the danger of facing the war machine of fascist Germany. So it was not in a position to help him. And he understood that. So he went to Germany, and you know that history. You would notice that throughout all this, he led a completely uncompromising struggle. At every point of time, he had only one thing in mind, that I'll do whatever it takes to make the country free. Another point I'd like to make, which I've learned. First point, I said that in order to achieve a goal, mass movement is the key. And this is what I've learned from his decision at that time to launch a mass movement. When the war started, what he did was to appeal to the Indian soldiers who were serving the British. The Indian soldiers who were serving the British, the military, the army, is a machine, a well-oiled machine, which is supposed to serve. And in this case, which is supposed to serve the British. But he knew that the people in the army are men, humans. They have a mind, they have a family, they have a life. And on top of all, there are humans, Indians. And then it is possible, therefore, to appeal to them to serve the country rather than to serve the British. So they have an allegiance, and that allegiance is to the country and not to the British, and he succeeded in that. That means this shows that
in the force that is supposed to suppress any unrest in the country, the force that is supposed to suppress brutally any movement, any attempt of winning freedom, the same force he could win over, same people he could win over and enlist in his Azad Hind force. So this is another lesson that I think we should learn. It is possible to change the machine that is ultimately meant to oppress us, to suppress any movement. From his life, what I've learned is another thing I'll just mention because the time is up. He also tried to organize the younger generation. Throughout his life, his attempt was to organize the younger generation, to enthuse the younger generation, and to make them commit themselves to the cause of the nation. Now, today, the cause of the nation is not the same thing, but the cause of the nation is there. Today, the cause of the nation is to free India from the, earlier it was from the British bondage. Now it is to free India from the oppression, suppression that is there, the injustice that is there. All these problems are there, and it is the bounded duty of the younger generation to protest against that, to fight against that, to rally the forces against that, so that these forces are defeated. So what we learn from Netaji's life is basically this, that we should not tolerate, we should not sit idle, we should not accept things as they are. We should try to change it actively. And that is what I've tried to learn from Netaji's life. I request the younger generation to consider learning this. Thank you. सुमित्रा वर्मा जी, अब जैसे कि आपने कहा कि मैं भी एक बोस जी का एक कोट आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ा अपराध बेइंसाफी सहना है और गलत चीजों से समझौता नहीं करना है। ये बात जो आपने सारी बात में आपने समेटने की कोशिश की। अब सारी तीनों वक्ताओं ने नेताजी के अलग अलग आयामों पर बात करने की कोशिश की है, और अगर मैं उसको समेटने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी नेताजी के विचारों की, उनके मूल्यों की जो उन्होंने स्थापित किए, उनकी प्रासंगिकता है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। पता नहीं हुई सी मीटिंग। तो तीनों वक्ताओं ने जो बातें कही उनको अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो ये सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि आज भी नेताजी ने जो सोचा, जो उन्होंने मन में था, उनके विचारों की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है। जिनको अपनाने की जरूरत है, जिनको आत्मसात करने की जरूरत है, जिनका संकल्प हमने अपनी शपथ में लिया भी है। वो जो प्रासंगिकता की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपना उन्होंने लिया था कि संपूर्ण आज़ादी का, जो अभी भी हम बात कर रहे थे कि गैर समझौतावादी जब वो बात करते थे तो उन्होंने समझौता नहीं किया, जो जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत समझौता कर लें, या डोमिनियन स्टेट की बात है, अभी थोड़ा बहुत हक हमें दिए जाएं और बाकी जो है उसके ऊपर, सभी के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वो तलवार लटकती रहे। तो नेताजी ने कभी भी इस बात पर समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए। उनकी संपूर्ण आज़ादी का जो अर्थ था कि सबके लिए बराबर मौके हों, सभी के लिए बराबरी का समाज हो, और सभी जो है अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, जो उनका जीवन का सपना है, उनको पाने के लिए उनको एक बेहतर वातावरण मिले। ऐसा मतलब कि उनका मन में था, सपना था जो संपूर्ण आज़ादी का। परंतु आज हम देखते हैं दूर दूर तक वो सपना जो है पूरा होने में मतलब कि नजर नहीं आ रहा है। ये बातें सिर्फ भावुकता से नहीं मैं कह रहा हूँ, या सभी हमारे वक्ताओं ने भी, मैं इसको थोड़ा सा
आंकड़ों के माध्यम से थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अगर हम कहें कि हम एक अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात जो हम अक्सर बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानवीय विकास की बात, जिसकी बात की कि भी मनुष्य का विकास किस समाज में होता है, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम 139वें स्थान पर हैं दुनिया में। और वो जो तय होता है वो होता है कि शिक्षा से और स्वास्थ्य से और पर कैपिटा इनकम से। तो कहने का मतलब जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं कि हम 139वें नंबर पर हैं, तो हमारे सामने वो तस्वीर साफ हो जाती है जब हम बात करते हैं कि ना ही यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना ही शिक्षा की बात है, और इसी तरह से प्रति व्यक्ति आमदन की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं की जहां तक बात है तो हम देख सकते हैं कि इस कोविड के समय में भी पिछले 2 साल से हमने अपनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको चरमराते हुए देखा है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात है, तो दूसरी अगर करें एक इंडेक्स और है जो कि बहुत ज्यादा हमें मतलब कि एक सवाल हमारे प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो है हंगर इंडेक्स। हम हंगर इंडेक्स में 102वें नंबर पर है, जबकि हम अपने आप को कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर है। हमने मतलब कि हमारे अनाज से भंडार भरे हुए हैं। वैसे भी अगर हम टोटल जितनी भी हमारी पैदावार है उसको बराबर भी जहाँ पर सारे देशवासियों में बांटने की कोशिश करें तो वो 550 ग्राम के करीब प्रति व्यक्ति बनता है, जबकि हमारी जो जरूरत है एक दिन की वो 550 ग्राम से कम है। तो उसके होते हुए भी हम कहते हैं कि लगभग जो है हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी रात को भूखी सोती है। तो ये हंगर इंडेक्स की बात है। इसी तरीके से हम अगर इसको सारी बात को फिर इन सारे आंकड़ों को समेटने की कोशिश करें तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स है कि हमारे देश के लोग कितने खुश हैं, उसमें भी अगर हम उस पैमाने पर देखें तो उसमें है कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक सुरक्षा कैसी है, लोगों को न्याय कैसा मिलता है, ये सारी बातें उसमें मतलब कि गिनी जाती हैं और फिर उसकी तय होता है। तो वो भी हम देख सकते हैं कि वो अब हम 140वें स्थान पर है अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें। और इसमें एक बात ये बात भी समझने वाली कि पिछले 4 साल से ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हम 118वें स्थान से 140वें स्थान पर पहुंची है। तो हम इस मौजूदा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल लगा सकते हैं इस समय के दौरान जो हमारे देश की व्यवस्था है वो बेहतर होने की बजाय बदतर हुई है। तो ये जो तस्वीर है इसको हम सामने रखकर समझ सकते हैं कि जो सपना नेताजी ने लिया था, जो उन्होंने मतलब कि चाहा था कि कैसा देश होना चाहिए, वो हमने बात भी की कि योजना जो है हमारा प्लानिंग कमीशन कैसे हो, हमारा राष्ट्रीयवाद की बात भी की। पर जो राष्ट्रीयवाद की बात है, जो हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीयवाद में क्या क्या आज सामने आ रहा है, तो उसमें एक बात जो तीनों वक्ताओं ने कही कि उससे में अलग एक बात जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो धार्मिक जो संतुलन है, जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, वो सबसे चिंताजनक है। कि आप देखो कि पिछले दिनों मतलब एक धर्म संसद में एक फिरके के लोग मतलब कि साधु समाज के लोग हैं जो धर्म संसद कर रहे हैं, और वो एक वर्ग को, देश के एक वर्ग को सीधा नरसंहार के लिए वो उकसा रहे हैं अपने लोगों को कि हमें इनको निकालना होगा। तो ऐसी एक व्यवस्था, और सबसे बड़ी ये बात है कि ये एक इतनी बड़ी घटना देश में होती है और देश का मुखिया जो कहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस सारी सबको देखते हुए भी बिल्कुल खामोश है। और अगर हम मतलब कि नेताजी के मतलब कि जो नेशनल आर्मी है, हम उनके देखते हैं कि उनके जो 3 रेजिमेंट है, 3 रेजिमेंट में एक रेजिमेंट जो है उसको जो चलाने वाले हैं हमारे वो जनरल शाह नवाज हैं, और दूसरे जनरल गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं, और तीसरे प्रेम कुमार सहगल है। और इसकी आप उदाहरण ये देख सकते हैं कि एक उन दिनों में ये नारा प्रचलित हुआ कि लाल किले से आई आवाज ढिल्लो सहगल शाह नवाज। तो ये बात है जो जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मतलब देश में सभी को मिलकर रहने की और बराबर मौके देने की जरूरत है। ये बात जो थी नेताजी ने अभी भी आज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें इसको जितना भी ज्यादा हो सके, जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने, सुमित्रो जी ने कहा कि नौजवानों को आगे आने की जरूरत है, और नौजवान जो है
वो जो अपने नेताजी की लिगेसी है, उनकी विचारधारा है, और उसको वो अपनाए। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि चाहे हम मूर्ति स्थापना के लिए आज हमारे देश के राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया है, जो कि बाद में ग्रेनाइट की हो जाएगी, परंतु जो उनकी बेटी ने कहा, मैं वो शब्द फिर दोहराता हूँ कि इससे बेहतर तो ये है कि हम उनके विचारधारा, उनके मूल्यों को अपने आत्मसात करें और उनको आगे बढ़ाएं। तो ये जो बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है, और नेताजी की जो प्रासंगिकता है उसको उभारने की जरूरत है, और उसकी आज पहले से भी ज़्यादा जरूरत है जब हम देश का ये दृश्य अपने सामने मतलब कि देखते हैं। तो इसके लिए सभी तीनों वक्ताओं ने बड़े गंभीरता से कदम बढ़ाया जा सॉन्ग है। हाँ, तो मैं तीनों वक्ताओं का धन्यवाद करता हूं, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी है ना, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अब विधिवत तरीके से जो धन्यवाद है वो हमारे इस कार्यक्रम से प्रतिभा जी है वो करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना होना है, कदम कदम बढ़ाए जाए, बोलना कदम कदम बढ़ाए जाए, बोल दो, स्पेंड होगा अभी हाँ, इससे पहले के प्रतिभा जी सभी का धन्यवाद करें। अभी एक गाना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। कह रहे हैं उधर प्रोग्राम एंड होना है, क्या वो बोलना है तुझे सारे। जा, कदम कदम बढ़ाए जा, चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गार के, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तू खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। साथियों, आज 23 जनवरी भारतवर्ष की आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125th बर्थ एनिवर्सरी
मतलब वर्ष पूर्ति के अवसर पर हमारे कमेटी के तरफ से जो ऑनलाइन कार्यक्रम लिया गया था, उसका अंतिम क्षण पर हम लोग पहुंचे हैं। आज इस ऑनलाइन सभा में हमारे कमेटी के जो विशिष्ट सदस्यगण भाग लिए हैं, औपचारिक रूप से मुझे उनका धन्यवाद करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले I want to offer my thanks, heartfelt thanks to Professor Jawahar Nesan, former Vice Chancellor कर्नाटका, जो हमारे कमेटी के भी विशिष्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने आज उनका मूल्यवान समय देकर यहाँ पर उपस्थित रहे और हम सबको संबोधित किए, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। आज की सभा में और एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो हमारे साथ मौजूद रहे, अपना वक्तव्य यहाँ पर रखें, उन्हें हम लोग सुने, वो है प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा जी। वन मिनट। ओहो, प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा जी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कमेटी के तरफ से। हमारे बीच में उपस्थित रहे हमारे कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट, वो भी आज की सभा की वक्ता रहे, प्रोफेसर डॉक्टर सौमित्र बनर्जी, renowned scientist and working president of Netaji Subhas Chandra 125th birth anniversary celebration All India Committee। तो मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ हमारे कमेटी के तरफ से। और तो और हमारे बीच उपस्थित रहे और आज का सभा का बहुत शानदार ढंग से जिन्होंने संचालन किया, डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी, प्रोफेसर एमेरिटस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ अमृतसर, और हमारे कमेटी के विशिष्ट सदस्य जो विभिन्न समय पर हमारा कमेटी को उनका जो सुझाव और उनका भागीदारी से कमेटी को हर तरह का सहयोग देते रहते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अपना धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ आज की सभा को संचालित करने में जो टेक्निकल टीम और हमारे कमेटी के जो टेक्निकल टीम जिनके द्वारा ये संभव हुआ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और पूरा देश भर में से जो लोग, जो विशिष्ट व्यक्तित्व और साधारण जनता, स्टूडेंट्स, यूथ्स, महिलाएं जो इसमें शामिल हुए और इतना समय तक ये ऑनलाइन प्रोग्राम में भाग लिए, उसको देखने का जो कष्ट किए, उसके लिए मैं कमेटी के तरफ से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।